नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर को लेकर। बीए थर्ड सेमेस्टर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेपर इंडियन ज्योग्राफी भारत भूगोल के अंतर्गत थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या टॉपिक आपके विशेष तौर पे बनेंगे, आज उन्हीं टॉपिक को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, एक एक टॉपिक को ध्यान से देखना है। सेक्शन ए से संबंधित और सेक्शन बी से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके दे रखे हैं। जी हाँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने वो देखिए आप, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत को कितने भौतिक भूभागों में वर्गीकृत किया गया है। तो 5 भौतिक भूभाग आपको ध्यान में रखना है। उत्तरी पूर्वी जिसे हिमालय प्रदेश कहा जाता है, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान कहा जाता है, पश्चिमी मरु प्रदेश जिसे थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार जिसे दक्कन का पठार कहा जाता है, और तटीय प्रदेश जो आप भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट के अंतर्गत आते हैं। इसी कड़ी में देखें आप सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि मर्ग या बुग्याल क्या होते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। हिमालय की जो श्रेणियां हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो लघु हिमालय के जो घाट होते हैं, जो ढाल होते हैं, उनमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इन घास के मैदानों को साथियों कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। लघु हिमालय में घाट के जो घास के मैदान हैं उन्हें मर्ग या गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है, बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। तो ये शब्द आपके लघु हिमालय से संबंधित आपको ध्यान में रखने हैं। जी हाँ, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बांगर से क्या तात्पर्य है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बांगर वे मैदानी भूभाग जो ऊंचे भूभाग होते हैं जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे पुरातन जलोढ़ मृदा युक्त प्रदेशों को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। तो पुरातन जलोढ़ मृदा युक्त प्रदेश बांगर कहलाते हैं। इसी प्रकार आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वे मैदानी भाग जो निम्न भूभाग होते हैं जहाँ प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बाढ़ का जल पहुंच जाता है और ये नवीन जलोढ़ मृदा युक्त प्रदेश कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं साथियों, खादर कहलाते हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में पांचवा क्वेश्चन देखिए आप, दुन और द्वार क्या होते हैं। और उप हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाट होते हैं, उन घाटियों में जो क्षेत्र होते हैं उनको दुन और द्वार कहा जाता है। दुन का तात्पर्य यहाँ देहरादून से लिया गया है, द्वार का तात्पर्य यहाँ पर हरिद्वार से लिया गया है। जी हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, पूर्वी तट मैदान। पूर्वी तट मैदान का अगर आपके टॉपिक बन जाए तो क्या बताओगे। यह मैदान उत्तर में गंगा नदी के मुहाने से लगाकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। 150 से 480 किलोमीटर की चौड़ाई को धारण किए हुए हैं। और इस तट पर उत्तरी सरकार तट, काकीनाडा तट, कोरोमंडल तट आदि आते हैं अगर आपके पूर्वी तट का टॉपिक बनता है तो। बिल्कुल इसी कड़ी में आगे 7th नंबर क्वेश्चन देखिए आप, पश्चिमी तट में क्या बताओगे। यह खंबात की खाड़ी जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप मतलब कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है साथियों, 1500 किलोमीटर है। और यह 65 किलोमीटर से लगाकर 180 किलोमीटर की चौड़ाई को धारण करता है। इसमें कौन कौन से तट आते हैं आपके, सौराष्ट्र गुजरात का तट, कोंकण महाराष्ट्र का तट, मैसूर कर्नाटक का तट, केरल का मालाबार तट आदि आते हैं। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 8th नंबर, आपके पंचनद से क्या तात्पर्य है। पंचनद का तात्पर्य है साथियों 5 नदियों का समूह, और वो 5 नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ये आपको पहले टॉपिक करवा रखे हैं, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। अगला क्वेश्चन, जल विभाजक क्या है। वह ऊंचा भौतिक भूभाग जो नदी तंत्रों को क्या करता है, विभाजित करता है, उसे क्या कहते हैं, जल विभाजक। तो अरावली पर्वतमाला क्या करती है साथियों, जल विभाजक का कार्य करती हैं। अगला जो क्वेश्चन बनेगा आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। प्रश्न आ रहा है आपके,
देखो अफातंत्र दो प्रकार के हैं, हिमालय अफातंत्र हैं और प्रायद्वीपीय अफातंत्र हैं। दक्षिण भारत का नदी तंत्र दे रखा है। हिमालय अफातंत्र की बात करें तो इन नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत श्रृंखला से होता है। इनका उद्गम पठारों से होता है। इसमें जल प्राप्ति हिम नदियों से होती है। इसमें जल की प्राप्ति वर्षा के द्वारा होती हैं। ये नदियाँ युवावस्था में प्रवाहित होती हैं, तेज गति से प्रवाहित होती है, प्रौढ़ावस्था में धीमे गति से प्रवाहित होती हैं, गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं और यह डेल्टा का निर्माण करती हैं। फोर्थ नंबर देखिए, ये नदियाँ वर्ष भर प्रवाहित होती हैं और ये नदियाँ केवल मौसम के अकॉर्डिंग वर्षा काल में ही प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ पर्वतों को अपघटित करती हैं, तोड़ने का कार्य करती हैं और मैदानों में काप और जलोढ़ मृदा का निक्षेप करती हैं। और ये नदियाँ पठारों का अपघटन करती हैं, पठारों को तोड़ने का कार्य करती हैं और डेल्टाई क्षेत्रों में मृदा का क्या करती हैं साथियों, निक्षेप करती हैं। ये नदियाँ अत्यधिक लंबाई को धारण करती हैं। ये नदियाँ कम लंबाई को धारण करती हैं। 8th नंबर टॉपिक है, ये नदियाँ, ये का मतलब हिमालय अफातंत्र की नदियाँ। ये नदियाँ कम जल प्रपात बनाती हैं और ये नदियाँ जलप्रपात अधिक बनाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी कड़ी में अगला अंतर देखिए, इनके जो उदाहरण दे रखे हैं गंगा यमुना सिंधु ब्रह्मपुत्र, और इनके जो उदाहरण दे रखे हैं नर्मदा ताप्ती गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी आदि नदियाँ आती हैं। बिल्कुल जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझें। और ये क्वेश्चन जेएनवी में कई बार पूछा जा चुका है। गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए। यमुना, गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा, शारदा, सोन, बेतवा, भागीरथी आदि नदियाँ आती हैं। बिहार का शोक साथियों कोसी नदी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। इसी कड़ी में प्रायद्वीपीय अफातंत्र की नदियों में अगर बात करें जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी हैं? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, पेनार नदी, ये आदि कहाँ गिरती हैं साथियों? बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, साबरमती है, माही नदी है और लूणी नदी है, ये सभी अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की जलवायु से संबंधित, भारत के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। इसलिए भारत का उत्तरी भाग, कर्क रेखा का ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय, और कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। जी हाँ, आगे देखिए आप 15 नंबर, ये काल वैसाखी क्या होता है? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बने तो ध्यान रखना आप। पश्चिमी बंगाल राज्य में ग्रीष्म ऋतु के अंत में जो आर्द्र व उष्ण पवनें वैशाख महीने में तेज गति से चलती हैं और इसके कारण कभी कभार ओलावृष्टि भी हो जाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहा जाता है। इसी प्रकार आम्र वर्षा क्या होती है? दक्षिण भारत में केरल राज्य में ग्रीष्म ऋतु में जो चक्रवाती वर्षा होती है जिससे आम की फसल पक जाती है, इसे आम्र वर्षा कहा जाता है, जिसे मैंगो शॉवर के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की वर्षा क्या होती है? दक्षिण भारत में केरल व कर्नाटक राज्य में ग्रीष्म ऋतु में जो चक्रवाती बारिश होती है गर्म हवाओं के साथ, जिस कारण कहवा फसल के फूल खिल जाते हैं, तो इसे चेरी ब्लॉसम या फूलों की वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन बन जाए, जलवायु किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित स्थान पर दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं साथियों? जलवायु। मौसम से क्या तात्पर्य है? किसी निश्चित स्थान पर लघुकालीन वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानसून का फूटना क्या है? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। जून के प्रथम सप्ताह में, देखो भारत में जो मानसून प्रवेश करता है वो जून के महीने में। अरब सागरीय मानसून भारत के दक्षिण में अचानक तेज बादलों की गर्जन और बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ प्रवेश करता है, तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? मानसून का फूटना कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ सिर्फ पॉइंट दे रखे हैं, आपको जो नोट्स भेजे हुए हैं उसमें सारा आंसर दे रखा है। नंबर 1 भूमध्य रेखा से दूरी, नंबर 2 कर्क रेखा की स्थिति, नंबर 3 पर्वतों की स्थिति, नंबर 4 भौतिक स्वरूप, नंबर 5 सामुद्रिक धाराएं, नंबर 6 उच्चावच्य, नंबर 7 समुद्र से निकटता, नंबर 8 प्राकृतिक वनस्पतियाँ, नंबर 9 वायु प्रवाह, नंबर 10 आपके दे रखा है पश्चिमी चक्रवात को लेकर। तो ये सभी कारक क्या करते हैं साथियों?
भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। आगे देखिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन। 22 नंबर वाले क्वेश्चन में सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, देखिए आप, भारतीय जलवायु में कॉपेन महोदय का वर्गीकरण। तो कॉपेन महोदय ने वनस्पति के आधार पर तापमान और वर्षा के वितरण को ध्यान में रखते हुए 8 भागों में विभाजित किया है। तो ये 8 भाग साथियों आपको ध्यान में रखने होंगे। इन 8 भागों का मैं आपको नाम बता देता हूँ कि जलवायु प्रदेश जो आ रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 पे हैं आपके जलवायु प्रदेश, जिसमें शीत कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है और टेम्परेचर वगैरह आपको ये ध्यान में रखने हैं, कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। इसी कड़ी में दूसरा जो जलवायु प्रदेश दे रखा है वह शीत कटिबंधीय जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी वर्षा रहती है और पंजाब हरियाणा आदि में देखने को मिलती हैं। और इसी कड़ी में आपके 3 नंबर क्षेत्र वगैरह याद रखने हैं आपको, कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण। और 5 नंबर पे स्टेपी जलवायु प्रदेश दे रखे हैं आपके। 6 नंबर पे लघु शुष्क जलवायु प्रदेश हैं। 7 नंबर पे आपके शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु हैं। और 8 नंबर पे उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य वनस्पति देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखिए आप। जी हाँ, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके 23 नंबर पे, काली या रेगुर मृदा से क्या तात्पर्य है। तो आपको बताना है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली पेट्टिक लावा से इसका निर्माण होता है। काली मृदा को कपास की मृदा भी कहा जाता है। मृदा के निरंतर अपरदन की क्रिया को क्या कहते हैं, रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आप 24, भारतीय मृदा का वर्गीकरण। जलोढ़ मृदा, लाल व पीली मृदा, काली व रेगुर मृदा, लेटराइट मृदा, वन्य मृदा, मरुस्थलीय मृदा और लवणीय मृदा। तो ये मृदा वाले टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं। 25 नंबर देखिए आप, मृदा क्षरण या अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो मृदा का अपरदन कब होता है, अपने स्थान से कब खिसक जाती हैं, स्थानांतरित होती हैं। अतिवृष्टि, अधिक बारिश के कारण, वनों के विनाश के कारण, अत्यधिक पशुचारण के कारण, अति सिंचाई के कारण, भवन निर्माण के कारण, आंधी तूफान चक्रवात के कारण और झूमिंग कृषि के कारण। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण बताइए। तो 3 प्रकार के वन होते हैं, आरक्षित जिसको सुरक्षित वन भी कहते हैं, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब इन तीनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना आपको। आरक्षित या सुरक्षित वन केंद्र सरकार का अधिकार होता है साथियों, यहाँ लकड़ी काटना और पशुपालन करना बिल्कुल वर्जित होता है। रक्षित वन ऐसे वन होते हैं जहाँ राज्य सरकार का अधिकार होता है, यहाँ अनुमति लेकर आप लकड़ी काटना या पशुचारण कर सकते हैं। अवर्गीकृत वन ऐसे वन होते हैं जहाँ पर किसी का अधिकार नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से आप लकड़ी काटना और पशुचारण कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे देखिए आप 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वनों का वर्गीकरण बताइए। तो ये 5 वर्गीकरण आपको ध्यान में रखने हैं भारतीय वनों के अंतर्गत। तो क्या क्या पॉइंट बनते हैं देखिए आप। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। फिर आते हैं पर्वतीय वन, अनूप या मैंग्रोव वन। इन सभी वनों की विशेषताएं वितरण आपके नोट्स में दे रखे हैं। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन। हालांकि थोड़ी बहुत जो है इसके अंदर जानकारी दे रखी है, आइए देखते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए भारत के सदाबहार वनों के बारे में बताइए, तो भारत के जिन भागों में कितने सेंटीमीटर बारिश हो रही है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता हो, वहाँ सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। ये वन सदा हरे भरे रहते हैं। इस प्रकार के वन भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ियों में ये वनों के अंतर्गत कौन कौन से वनस्पतियाँ होती हैं, महोगनी, एम्बोनी, रोजवुड, एनी, ताड़, बांस, रबड़ आदि यहाँ वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन,
प्रमुख धात्विक खनिज के बारे में दे रखा है। कौन कौन से धात्विक खनिज होते हैं? लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, चांदी आदि धात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज में आप क्या उदाहरण बताओगे? अब्रक, जिप्सम, संगमरमर, चूना पत्थर, रॉक फास्फेट, ये सभी आपके अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। 31 नंबर, अब्रक खनिज का उपयोग विद्युत उपकरण में, औषधि निर्माण में, तार टेलीफोन में, रेडियो में, वायुयान निर्माण में आदि में किया जाता है। आगे दे रखा है 32 लौह अयस्क के प्रकार। तो 4 प्रकार है साथियों, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिरडेटाइट और लिमोनाइट। तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। जी हाँ, अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो लौह इस्पात उद्योग को एक आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? कि किसी भी विनिर्माण उद्योग में मशीनों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मशीन लौह इस्पात द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ, अगला 34 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, दे रखा आपके मैग्नीज का उपयोग बताइए। मैग्नीज खनिज का उपयोग है इस्पात निर्माण में किया जाता है, शुष्क बैटरी बनाने में किया जाता है, चीनी मिट्टी के बर्तन को रंगने में किया जाता है, रंगीन कांच निर्माण में किया जाता है, ठीक है ना। और इसका उपयोग जहाज निर्माण में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और कीटनाशक पदार्थ बनाने में किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कोयले के प्रकार, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन को लेकर के बात करें, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, भारत में कोयला किन चट्टानों से मिलता है? तो भारत में साथियों कोयला गोंडवान युगीन चट्टानों से भी प्राप्त होता है और टर्सरी युगीन चट्टानों से भी प्राप्त होता है। गोंडवान चट्टानों में क्या याद रखना है? दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी आदि से प्राप्त होता है। टर्सरी युगीन चट्टानों में अगर बात करें तो असम से, जम्मू कश्मीर से, अरुणाचल प्रदेश से, राजस्थान राज्य आदि से प्राप्त किया जाता है। आगे बात करें 37, कोयले के महत्व को लेकर, शक्ति का संसाधन है, रेल परिवहन में, कच्चे माल के रूप में, युद्ध सामग्री में और रोजगार के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में और रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग लिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपके, भारत में खनिज तेल का वितरण बताइए। तो असम में स्थान आते हैं डिगबोई, नाहर, करटिया और सुरमा घाटी क्षेत्र। महाराष्ट्र में स्थान आता है साथियों मुंबई हाई क्षेत्र। गुजरात में आते हैं खंबात की खाड़ी, अंकलेश्वर, कलोल, अहमदाबाद आदि स्थान आते हैं। बिल्कुल। आगे देखिए आप 39 नंबर क्वेश्चन, कोयले को काला सोना और खनिज तेल को तरल सोना कहा जाता है। जी हाँ, आगे देखिए आप 14 नंबर क्वेश्चन को लेकर अगर बात, जी हाँ, अगला जो टॉपिक है आपके, भारत में मालाबार तटीय प्रदेश। मालाबार तटीय प्रदेश आते ही आप क्या बताओगे? भारत का जो केरल तट का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? आपके मालाबार तटीय प्रदेश। स्थिति और विस्तार को लेकर बात करें तो यह प्रदेश भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पश्चिमी घाट क्षेत्र में है और जो कर्नाटक से केरल की कन्याकुमारी तक 845 किलोमीटर की लंबाई में है, जिसकी चौड़ाई 30 किलोमीटर तक दे रखी है। तो ये आप स्थिति विस्तार में जरूर बताएंगे। अगला दे रखा है धरातल को लेकर, तो धरातल में कहीं नहीं उलझना है। यह प्रदेश प्राचीन रूपांतरित शैलों से बना हुआ है।
जो नदियों के अपघटन के कारण अधिक कटा-फटा है। यहाँ नदियों द्वारा लाई गई काप मृदा का निक्षेप किया जाता है। यहाँ पर लैटराइट मृदा की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तटों पर लेगून या अनूप झीलें देखने को मिलती हैं, जिनका उपयोग सिंचाई व नौकायन में किया जाता है। आगे अगला टॉपिक है इसमें जलवायु को लेकर। मालाबार तटीय प्रदेश में उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ अरब सागरीय मानसून से 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। शीत ऋतु में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है मालाबार तटीय प्रदेश का। 4th नंबर बिंदु क्या बताओगे? नदी प्रवाह। यहाँ कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ गोवा के निकट डेल्टा बनाती हैं। गोवा में जो नदी का नाम है माजुली, तो वो यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। और पश्चिम की ओर काली नदी है, गंगावली है, सरवती नदी है, नटरावती नदी है, अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। पूर्व की ओर प्रवाह में तुंगभद्रा है और इसकी सहायक नदियाँ मिलकर बंगाल खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। तो ये 4th नंबर पे बताओगे। 5 नंबर पे दे रखा है साथियों, कृषि और वनस्पति यहाँ पर कैसी होती हैं? मालाबार तटीय भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहाँ पर सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, नारियल, चावल, कॉफ़ी, काजू आदि की कृषि की जाती है। जी हाँ, आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। भारत में छोटा नागपुर, कैसा नागपुर? छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का भौगोलिक वर्णन कीजिए। तो देखिए ये आपके टॉपिक एग्जाम में जरूर बनेगा। नंबर 1 स्थिति और विस्तार को लेकर क्या बताओगे आप इसके अंतर्गत? स्थिति और विस्तार के अंतर्गत यह पठारी भूभाग भारत में उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है, जो मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका जो विस्तार है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो छोटा नागपुर का पठार, इसमें एक राज्य यहाँ लिखा नहीं गया है, बता देता हूँ आपको, झारखंड। कौन सा राज्य साथियों? झारखंड। इसका अक्षांशीय विस्तार 22 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगाकर देशांतरी विस्तार 83 से 87 पूर्वी देशांतर के बीच में है। क्षेत्रफल इसका जो दे रखा है 86,240 वर्ग मील क्षेत्रफल है। इसी कड़ी में आगे की ओर अगर बात करें धरातल को लेकर, यह प्रदेश ग्रेनाइट और नेस्ट चट्टानों से मिलकर बना है। कुछ स्थानों पर धारवाड़ क्रम की शैलें पाई जाती हैं। इसके पश्चिम में पाटभूमि और पूर्व में नदीकृत मैदान और दक्षिण में पठार निम्न भाग और उत्तर में राजमहल की पहाड़ियाँ, हजारीबाग का पठार। इस प्रदेश में लावा प्रवाह शैलें देखने को मिलती हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, जलवायु को लेकर अगर बात करें तो इस पठारी प्रदेश की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और शीत ऋतु में 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है। वर्षा मुख्यतः बंगाल खाड़ी के माध्यम से होती है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। मृदा की अगर बात करें तो यहाँ पर निस्फ ग्रेनाइट चट्टानों के अपघटन के कारण लाल मृदा यहाँ अधिक देखने को मिलती है। बलुई मृदा दामोदर घाटी के गोडवाड़ प्रदेशों में, गोडावन क्षेत्रों में, और लेटराइट मृदा पाट भूमि और राजमहल की पहाड़ियों के आसपास में, काली व रेगुर मृदा ज्वालाकृत चट्टानी भागों से पाई जाती हैं। कृषि की अगर बात करें साथियों तो यहाँ पठारी भूभाग में जो मुख्य रूप से जो कृषि होती है उसको अगर बात की जाए तो सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर मुख्य रूप से 1/4 भाग कृषि योग्य है, जिसमें चावल, मक्का, रागी, चना, पटसन आदि की कृषि की जाती है। जी हाँ साथियों, जो जो आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं वो आपके जेएनवीयू के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे ढंग से देखना। आपको समय निकाल कर इस वीडियो को अगर कोई अच्छे ढंग से 2-3 बार सुन लेता है, पढ़ भी लेता है, तो वो अच्छे नंबर प्राप्त करेगा। कश्मीर घाटी का प्रादेशिक विवरण बताइए। तो स्थिति विस्तार में क्या बताओगे? यह क्षेत्र भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय की घाटियों में स्थित होने के कारण यह कश्मीर घाटी कहलाती है। यह घाटी पीर पंजाल श्रेणी से मुख्य हिमालय तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 85 मील व चौड़ाई समथिंग दे रखी है। चौड़ाई जो है 25 मील तक पाई जाती है और यह कश्मीर घाटी समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। और यहाँ पर मुख्य नदी कौन सी बहती है साथियों? झेलम नदी का मुख्य बाढ़कृत भूभाग देखने को
मिलता है। तो ये सारी बातें आपको कश्मीर घाटी की स्थिति में बतानी है। अब धरातल की अगर बात करें तो धरातल में कहीं नहीं उलझना है। कश्मीर घाटी का धरातल भूसन्नति के तलछट से निर्मित भूभाग हैं और इस कारण यह उच्चावच अधिक धरातल पाया जाता है, जिसे करेवा उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है कश्मीर घाटी में करेवा उच्च भूमि आती है। इस भूभाग पर घाटियाँ, कंदराएं और नवीनतम मोड़दार पर्वत और दक्षिणी भाग में उच्च भूमि पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे दे रखा है कि इस भूभाग में मुख्य रूप से कपास, अलसी, सरसों आदि की कृषि की जाती है। ठीक है। अगला टॉपिक देखिए आप, जलवायु को लेकर। कश्मीर घाटी में शीत जलवायु देखने को मिलती है और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान 22 डिग्री सबसे हाईएस्ट देखने को मिलता है। शीतकाल में टेम्परेचर हिमांक से नीचे, हिमांक का तात्पर्य होता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, माइनस में रहता है। और मानसूनी वर्षा यहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ मावट की वर्षा जरूर देखने को मिलती हैं। अगर बात करें साथियों यहाँ एग्रीकल्चर को लेकर, तो अभी अभी हमने बात की भी थी एग्रीकल्चर में कि किन किन बिंदुओं को लेकर यहाँ कृषि कार्य किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है अलसी की कृषि, सरसों, केसर, मशरूम, चावल, फूलों की कृषि और जौ की कृषि आदि यहाँ देखने को मिलती हैं। चावल, तिल खरीफ की फसलों के अंतर्गत हैं तथा गेहूं व जौ, सरसों रबी फसलों के अंतर्गत यहाँ उत्पादन किया जाता है। जी हाँ। अगला जो टॉपिक है आपके, यहाँ कौन कौन सी मृदा पाई जाती हैं। कश्मीर घाटी क्षेत्र है साथियों, नदी तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत जलोढ़ मृदा यहाँ देखने को मिलती हैं और दक्षिणी भागों में अधिक नमीयुक्त दोमट कछारी मृदा यहाँ देखने को मिलती हैं। कश्मीर घाटी के उत्तरी भागों में पुरातन जलोढ़ मृदा देखने को पाई जाती हैं। आगे अगर बात की जाए अगले टॉपिक को लेकर कि यहाँ सिंचाई के क्या क्या साधन हैं, तो इस घाटी में वर्षा खेती के लिए पर्याप्त नहीं है, इस कारण से सिंचाई की आवश्यकता होती रहती है। झेलम नदी पर कई बांध वगैरह बनाए गए हैं, कुओं से, नलकूपों से, झरनों से आदि से यहाँ सिंचाई कार्य किया जाता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, तो आप इस टॉपिक को जो अभी तक आपने अध्ययन किया है, लगभग मैंने आपको 75 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं, जो आपके जेएनवीयू के पेपर में 3rd सेमेस्टर के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और सेलेक्टेड क्वेश्चन अभी आपके इस ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। और सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जब तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। बिल्कुल।